सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज देख रहे हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हर्टॉग समिति 1929। हर्टॉग समिति जो है उसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन हर समिति किसी न किसी शिक्षा के स्वरूप को व्यवस्थित करने का काम करती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और वो समिति किस मुख्य धारा से जुड़ी हुई है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे कोई भी समिति हो, उसकी एक मुख्य धारा जरूर होती है कि भाई वो किस लिए आई थी। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वुड का जो डिस्पैच है आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि सभी चीज़ों को लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों को लेके तो चले ही हैं, लेकिन मुख्य धारा भी कुछ विशेष तरीके से यहाँ दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आखिर हर्टॉग समिति में। तो सबसे पहले हम द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वैध शासन का असर पड़ा था और इसी कारण हमें ये समिति बनानी पड़ी थी। अब द्वैध शासन होता क्या है, तो डायरकी जो है उसमें क्या कहा गया। देखिए 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन यानी कि दो सरकारों का जो है एक पालन किया गया और दो सरकारें बनाई गई। देखिए 1990 की जो अधिनियम बनाया गया था, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लोगों के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से ये मशहूर है या प्रसिद्ध है। अब बात आती है कि आखिर द्वैध शासन, दो शासन नाम से भी लग रहा है कि दो शासन की बात हो रही है। तो एक है केंद्रीय सरकार, एक है प्रांतीय सरकार। आज भी आप देखते हैं तो यहाँ भी आपको दो सरकारें दिखाई देती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ऐसे ही इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 1990 में आया और इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो प्रांत के पास हो, उनके पास पावर हो अपना, और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो सेंट्रल के पास पावर हो। आगे क्या लिखा हुआ है कि 1919 के पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको भी एक पावर दी जाए और इनके पास भी अपनी पावर हो, तो कुछ चीज़ें हम स्टेट पे छोड़ देते हैं, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को शॉर्टकट में समझें तो देखिए, तो इस द्वैध शासन का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना, है ना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ चल रही थी उसमें अगर मान लीजिए अंग्रेज एकदम से छोड़कर देश चले जाते, कहते नहीं हम तो अब जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, ये एक हो पाता? आज हम कितनी सारी लड़ाइयों में बटे हुए हैं, क्या हम एकदम से छोड़ने पर किसकी सुनते, कहाँ जाते, किससे मिलते? तो अंग्रेजों को भी लगा कि इस प्रणाली को जो है हमें लाना चाहिए और इससे थोड़ा सा ये फायदा होगा कि ये लोग भी जानेंगे कि कैसे किसी चीज़ को चलाना है। अब प्रांतीय सरकारों को सब कुछ दे देते थे तो भी समस्या थी, और अगर कुछ भी नहीं देते तो उनको सीखते कैसे, कैसे पता चलता? जैसे आप लोग कभी कोई बुक पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, है ना। जैसे आजकल एक मैंने देखा है कई जगह कंप्यूटर शिक्षा तो लागू हो गई है, लेकिन वो सिर्फ अभी बुक तक है, पुस्तकों पर है। वो कभी कंप्यूटर छूने को नहीं पाते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों है। आप लोग अगर इस तरीके की पढ़ाई कहीं देख रहे हैं या आप जानते हैं तो जरूर हमारे कमेंट में बताना कि आपने भी इस तरीके की पढ़ाई आज भी गौर की। आज के समय में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जबकि हर हाथ में मोबाइल है और लगभग मोबाइल और लैपटॉप एक ही जैसा हो चुका है। खैर, तो जो एकमात्र उद्देश्य था प्रशासनिक शिक्षा देना, द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया और ये कई प्रांतों में लागू किया। ऐसा नहीं कि सभी प्रांतों में लागू किया, जैसे असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो बहुत बड़े और बहुत फेमस थे, उन बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, जब हमारा भारतीय हिस्सा था म्यांमार, तो इस सब में ये व्यवस्था लागू की गई कि प्रांतीय सरकारें अपने स्तर से देखेंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच एक विषय का बंटवारा हो गया। जो विषय भारत के हित में थे उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया, जैसे यातायात, विदेश नीति, सीमा शुल्क, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, ये सब केंद्रीय विषय थे। और स्वशासन मतलब जो प्रांतीय सरकारी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, पुलिस, जेल, सहकारिता और भी बहुत सारे थे, मेन मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि शिक्षा किसके पास थी,
स्थानीय स्वशासन के पास थी, यानी कि प्रांतीय सरकारों के पास थी। लेकिन जब प्रांतीय सरकारों को ये सब दिया गया, उसके बावजूद प्रांतीय सरकारों में काफ़ी दिक्कतें थी, लोग उसको नहीं संभाल पा रहे थे। इवन कहीं कहीं पे प्रांतीय सरकारें उसका गलत प्रयोग करने लगती थी। तो जो केंद्रीय सरकार थी उसने भी कह दिया कि पूरी तरीके से सब कुछ नहीं दे पाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसके भी दो पार्ट कर देंगे, प्रांतीय के भी। एक का नाम रखेंगे आरक्षित, जिसको रिजर्व कह रहे हैं, और दूसरे का मतलब हस्तांतरित। तो हस्तांतरित, जिसको हम ट्रांसफर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऐसे थे जो पावर, जो फाइनल पावर होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया लेकिन उसका फाइनल पावर किसके पास था, केंद्र सरकार के पास था, तो वो हो गया आरक्षित। लेकिन ट्रांसफर्ड मतलब हम केंद्र सरकार के पास भेजेंगे लेकिन पावर हमारे पास रहेगी, वो थी हस्तांतरित। तो जो शिक्षा थी वो हस्तांतरित पॉइंट में आती है, जिसमें प्रांतीय सरकार के पास ज्यादा अधिकार थे। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जब 1919 में द्वैध शासन बना तो शिक्षा किस में के पास थी, जैसे केंद्रीय सरकार के पास थी या प्रांतीय सरकार के पास थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि वो प्रांतीय शिक्षा जो है प्रांतीय सरकारों के पास थी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है फिलिप जोसेफ हर्टॉग। बहुत लोग इस शब्द को हर्टॉग पढ़ते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है लोग हर्टॉग पढ़ते हैं इसको, जबकि ये सही जो नाम है वो है हर्टॉग। इवन कई बुक्स में और कई जगह मैंने देखा है लोग हर्टांग पढ़ते हैं, हर्टॉग नहीं। इनका नाम जो है इंग्लिश में ही आप देख लीजिए, हर्टॉग लिखा हुआ है, तो कोशिश करिए उच्चारण सही हो जाए। हो सकता है मेरे भी आगे कहीं पे हर्टॉग लिखा हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो ज़्यादा प्रचलित होता है वही हमारे मुंह पर आ जाता है। तो ये हर्टॉग थे जिन्होंने 1929 में एक समिति बनाई शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन बातें ये हैं कि क्यों, क्या था ऐसा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया कि भाई प्राथमिक शिक्षा आखिर क्यों गिर रही है। तो प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, और मेन जो मुख्य बिंदु है हम आगे भी चर्चा करेंगे। वहां पर ये चीज उन्होंने कही कि प्राथमिक शिक्षा में ही कई लोग ऐसे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अगर प्राथमिक शिक्षा में ही बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे तो आगे जो थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे हम सीखने वाले थे वो तो पूरी तरीके से छूट जाएंगी। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को कुछ व्यवस्थित करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, ताकि लोग प्राथमिक शिक्षा को ना छोड़ें। अब प्राथमिक शिक्षा को छोड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई। आजकल की जो आजीविका है, अगर हम उस समय से आज की तुलना करें तो आज भी आप देख लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस या किसी न किसी प्रकार से अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं। हर छोटे से छोटे बच्चे के मन में डाल दिया जाता है कि तुम कमाओ। अब हर जो एक माहौल होता है ना कि भाई जो आप देखते हो मूवीज में जो बच्चे काम करते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं, हाँ भाई ये तो बहुत स्टार है। अच्छा, जो गरीब बच्चे हैं वो अगर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो वो क्या होता है, बाल श्रम माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बच्चों को पढ़ाई के प्रति फोकस आपको डलवाना है तो हर चीज का एक नियम होना चाहिए जो सब पर लागू हो। लेकिन फिलहाल न तब लागू था, न आज क्लियर दिखाई देता है कहीं पे। अगर आज भी कोई बच्चा अपने पिताजी का सहयोग कर दे तो हो सकता है लोग गलत मानने लगे कि नहीं तो बच्चे का प्रयोग कर रहा है। तो सहयोग अलग चीज है, जबरदस्ती श्रम कराना अलग चीज है, लेकिन इन दोनों में भेद करना बहुत कठिन है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को, प्राथमिक कार्य को सरल करना था। जैसे आज सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं कि फ्री है, जो भी है खाना तक मिलता है, मिड डे मील का आपने नाम सुना होगा। ये सारी चीजें तब नहीं थी, लेकिन उसको व्यवस्थित करना था। कैसे किया, क्यों किया, उसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी थी। शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए 1929 में सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। हर्टॉग समिति का गठन 1929 में भारतीय परिणति आयोग ने सर फिलिप हर्टॉग के नेतृत्व में किया था। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, भारतीय परिणति आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी ने बनाया था, और अध्यक्षता कौन कर रहा था, फिलिप हर्टॉग कर रहे थे। अपव्यय और अवरोधन, ये बहुत मुख्य बात कही गई थी इसमें। तो अपव्यय और अवरोधन, हो सकता है आप इसके बारे में जानते भी हो कि शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन होता क्या है।
है ना। ये बात ये इससे जुड़ी हुई है प्राथमिक शिक्षा से भी, माध्यमिक शिक्षा से, यहाँ तक उच्च शिक्षा से भी। अपव्यय वो चीज है, नंबर 1 में क्या लिखा है, अपव्यय, मैं फिलहाल बता देता हूं आपको। अपव्यय वो चीज है जो किसी न किसी कारण से आपकी पढ़ाई जो है या आपकी जो शिक्षा दीक्षा है इसमें ब्रेक लग जाए और आप पूरी तरीके से उसको छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे कब? जब आपको लगता है कि ये पढ़ाई अब किसी काम की हमारे नहीं है, हमें अपना घर चलाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें इस पढ़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला। आज के समय में फिर भी लोग थोड़ा बहुत जागरूक हैं, लेकिन ये 1929 की बात हो रही है, तो लोग अपने आजीविका को लेकर ज़्यादा परेशान थे, पढ़ाई को लेकर इतना परेशान नहीं थे। इसीलिए कई कारण थे, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, या जैसे जो अगर हम बालिकाओं की शिक्षा की बात करें तो बालिकाओं की शिक्षा तो किसी भी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के ऊपर नहीं जाती थी उस समय। क्यों? क्योंकि सामाजिक कारण थे, लोग जल्दी शादी कर दिया करते थे, और भी जो आर्थिक कारण थे कि जैसे भाई हमें अगर आजीविका कमानी है, किसी के घर में कमाने वाले नहीं है, किसी कारण से समस्या पैदा हो चुकी है, तो अब वो पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको लग रहा था कि अब हमें किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहिए, खेती करनी चाहिए, हम पढ़ाई क्यों करें। तो ये अपव्यय है, मतलब किसी न किसी प्रकार से शिक्षा समाप्त हो जाना, शिक्षा समाप्त करना। कहाँ? विद्यालयी शिक्षा को समाप्त करना, वो अपव्यय है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं तो सब कुछ समाप्त हो गया, विद्यालयी शिक्षा को समाप्त करना। और ऐसे ही अगर हम अवरोधन की बात करें, अवरोधन का मतलब होता है किसी न किसी कारण से आप किसी क्लास में 1 से ज़्यादा साल लगाते हैं, मतलब 1 साल का पाठ्यक्रम है और आपको लग जाते हैं 2 साल या 3 साल, है ना। तो इस तरीके से आप जब किसी कार्य को करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम में आप पीछे रह जा रहे हैं, क्या कहते हैं, बैक लग गई, आप उसी क्लास में रह गए, तो वो है अवरोधन, जिसको हम स्टैग्नेशन कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग सीटेट या यूपी टेट का पेपर देते हैं उसमें भी ये काफ़ी प्रश्न आते हैं कि आखिर अपव्यय क्या है, वेस्टेज क्या है और स्टैग्नेशन क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, जो हर्टोग समिति थी इसने इस चीज़ पर काफ़ी फोकस किया कि जो अपव्यय हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं या एक ही क्लास में बहुत सालों तक पढ़ाई कर रहे हैं, कि इसके कारण क्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, वो हर्टोग समिति थी। तो हर्टोग समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और हर्टोग समिति 1929 ने माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा की तुलना में सामूहिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। हर्टोग समिति ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपव्यय, ठहराव मतलब अवरोधन समस्या पर प्रकाश डाला। देखिए नाम से भी लग रहा है कि ठहराव, किसी क्लास में रुकने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुझाव क्या क्या दिए, जो हमारी ये समिति थी उन्होंने क्या सुझाव दिए वो देखते हैं। तो समिति ने शिक्षा के एक विशेष चरण के पूरा होने से पहले छात्रों को छोड़ने के कारण धन और प्रयास की बर्बादी की समस्या को पहचान लिया था। कहने का आशय है कि जो छात्र एक चरण अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो धन भी खर्च कर रहे हैं, प्रयास भी खराब कर रहे हैं, तो उस समस्या को दूर करना है किसी न किसी प्रकार से। स्कूलों के गुणन के बजाय समेकन की नीति सिफारिश की गई। प्राथमिक पाठ्यक्रम की अवधि 4 साल भी तय की गई कि 4 साल में एक प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। शिक्षकों की गुणवत्ता, वेतन, सेवा शर्तों में सुधार और गांव में स्थानीय परिवेश में पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसने यानी कि समिति ने सरकारी निरीक्षण कर्मचारियों में वृद्धि के माध्यम से निरीक्षणों की संख्या भी बढ़ाने की सिफारिश की थी। मतलब निरीक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो कि कहाँ पर कमियां हैं और किनको दूर करना है। अब बात करते हैं हम माध्यमिक शिक्षा में सुधार की। तो पहला पॉइंट है कि समिति ने छात्रों के बहुमत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य विद्यालयों में विविध पाठ्यक्रमों की सिफारिश की। मध्य विद्यालय का मतलब जो ना तो प्राथमिक है ना तो उच्च शिक्षा से संबंधित है। समिति ने विश्वविद्यालय शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा और पिछड़े वर्गों की शिक्षा आदि में सुधार के लिए भी सुझाव दिए। 1929 के हर्टोग समिति की सिफारिश शिक्षा के समेकन और स्थिरीकरण के लिए एक प्रयास था। 1929 की हर्टोग कमेटी को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सरकार के प्रयास की मशाल के रूप में भी देखा गया। तो समेकन का मतलब सभी को लेकर चलना और स्थिरीकरण का मतलब एक ऐसी स्थिति जिसको हम व्यवस्थित रूप से सभी समाज के सामने रख पाए, ऐसी स्थिरीकरण को
समाज में लाना। माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा गया कि इसमें मैट्रिक परीक्षा पर ही बल दिया गया है। तो जो मैट्रिक परीक्षा मतलब जो कक्षा 10 जिसको आप कहते हैं, उसकी बात करी जा रही है। बहुत से अनुचित विद्यार्थी इसको विश्वविद्यालय शिक्षा का मार्ग समझते हैं। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को वर्नाकुलर मिडिल स्कूल स्तर पर ही रोका जाए और कॉलेज प्रवेशों में रोक लगाई जाए, उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। तो ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों का मतलब ये है कि जो लोग गांव से उठकर आ रहे थे और सिर्फ ये चाहते थे कि हमें किसी प्रकार से बस कॉलेज में प्रवेश चाहिए, उनका कोई स्पेशल जिसको हम कहते हैं कि एम नहीं था, गोल नहीं था, उद्देश्य नहीं था, सिर्फ कॉलेज में प्रवेश चाहिए ताकि हम एक बड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकें, दैट्स इट। तो ये चीज़ भी नहीं ठीक है। अगर आप बड़ी शिक्षा को प्राप्त करके कोई अपना उद्देश्य नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ चाहते हैं बस बड़ी शिक्षा हमारे पास हो जिससे हम अपने लोगों में जाएं बैठें कि भाई हमने तो बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, ये एक आज भी अगर आप आज के समाज में भी देखें तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका उद्देश्य कुछ भी नहीं होता। इवन यहाँ तक कि लोग ऐसी ऐसी नौकरी भी इसीलिए करते हैं कि बस हमें दिखाना है कि हम इस नौकरी को कर रहे हैं, उस नौकरी को कितने अच्छे से करना है, उसका उद्देश्य क्या बनाना है, हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके का माहौल नहीं है। अब बात करते हैं वर्नाकुलर मिडिल स्कूल आखिर एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, मतलब उत्तर प्रदेश है तो हिंदी में दी जाए, पश्चिम बंगाल चले जाएं तो बंगाली में दी जाए, गुजरात चले जाएं तो गुजराती में दी जाए, ऐसे ही अगर साउथ इंडिया में तमिलनाडु में चले जाएं तो तमिल में दी जाए, केरल में मलयालम में दी जाए। तो ये वर्नाकुलर मिडिल स्कूल कहलाए जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि उसी पर रोक दीजिए, जब कॉलेजों में प्रवेश उन्हीं को मिले जिनकी वाकई में कोई उद्देश्य के साथ कोई स्थिति दिखाई दे रही हो। उच्च शिक्षा में सुधार। हर्टॉग समिति ऑनर्स पाठ्यक्रमों की शुरुआत से संतुष्ट नहीं थी। बताया कि पाठ्यक्रमों की अवधि 1 वर्ष बढ़ाना पर्याप्त नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कई विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित कर रहे थे। ये लाइन मैंने अभी तक जितने भी आपको पढ़ाए हैं उसमें कई जगह यही आता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ परीक्षाएं आयोजित हो रही है, पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी पहले से चल रही थी और इसमें सुधार नहीं के बराबर दिखाई दिया। इससे पहले जो मैंने आपको गोखले बिल दिखाया था और इससे पहले जो कर्जन की नीति थी, वो सब में यही बात हो रही है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही और जितने लोग चाहते हैं, जितने भी गवर्नर काउंसिल्स आई, वो यही चाहते थे कि भाई विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई हो, जबकि महाविद्यालय में ही सिर्फ पढ़ाई होती थी। आगे क्या है, केवल कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध कार्य शुरू हो गए थे। देखिए क्या बताया जा रहा है, कुछ विश्वविद्यालय थे जहाँ पे शिक्षण कार्य शुरू हो गया। मतलब कर्जन की नीति और गोखले बिल जो बीच में आया उसने काफ़ी, और जो सैडलर आयोग आया उसने काफ़ी प्रेशर बनाया होगा यहाँ पर, तब जाके इन विश्वविद्यालयों में भी शिक्षण कार्य शुरू हो पाया। और विश्वविद्यालयों में अच्छी पुस्तकालयों की भी कमी थी, ये चीज़ देखी गई है। तो मुझे लगता है कि आज भी कई ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जहाँ पुस्तकालय ना के बराबर हैं, या दिखाई नहीं देते, या उनके पास पुस्तकें नहीं हैं। ये चीज़ तो आज भी दिखाई दे रही है। ये तो 1929 की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग भी जिन कॉलेजों में पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, या तो पुस्तकालय ही नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो उसमें पुस्तकें नहीं देखी होंगी। उच्च शिक्षा में सुधार में और जो सिफारिशें की गई उसमें विश्वविद्यालयों को संबद्ध कॉलेजों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब जो विश्वविद्यालय हैं उससे संबद्ध जो महाविद्यालय है उसमें नियुक्ति कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेंगे। छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करने की भी सिफारिश की गई। ये जो हर्टॉग समिति थी, ये बार बार इस चीज़ पर प्रेशर डाल रही है कि विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करें। मतलब भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, उनको प्रवेश दें जो वाकई में उसकी एक उद्देश्य के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। ऑनर्स कोर्स को और अधिक अच्छा बनाने के लिए सिफारिश की गई थी और इसे केवल विश्वविद्यालयों में ही स्थापित किया जाना चाहिए। तो ऑनर्स कोर्स मतलब जो विशेष रूप से मैथ ऑनर है, कॉमर्स ऑनर है, आप लोग जानते होंगे कि मतलब उसी जो अगर मैथ ऑनर है तो मैथ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने होते हैं और आपका फोकस पूरी तरीके से मैथ पे हो जाता है। तो ये जो इस तरीके के कोर्स होंगे वो विश्वविद्यालयों में होने चाहिए, यानी कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, महाविद्यालयों में नहीं होने चाहिए।
समिति ने बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। आज का ज़माना अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन है और तकनीकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक वगैरह है, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये बेरोजगारी यानी कि जो व्यक्ति की आगे की रोजी रोटी है, जिससे वो अपना जीवनचर्या चलाएगा, उससे संबंधित होती है। तो जो बड़े और भी शिक्षा लोग लेना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही थी पूरी तरीके से। इसीलिए विश्वविद्यालयों को ये बात कही गई कि आप तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दें ताकि लोगों की बेरोजगारी भी दूर की जा सके। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि जो उच्च शिक्षा में सुधार किए गए और उन सुधारों के जो भी परिणाम निकले, उसमें एक ये डेट आती है इम्पोर्टेंट, 1935। 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया। कहीं ना कहीं वो हर्टॉग समिति का प्रभाव था कि 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं था कि पहले बोर्ड नहीं थे, लेकिन इसको व्यवस्थित तरीके से पुनर्गठन किया गया इस चीज़ का। इसीलिए 1935 में माना जाता है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया। और जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि हर्टॉग समिति आखिर में किस मुख्य धारा से जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा क्यों कहोगे? क्योंकि वो जो आपने अव्यय और अवरोधन की बात कही थी, उस पर ज़्यादा उनका फोकस था। क्या कहना चाहते थे कि भाई प्राथमिक शिक्षा में ही लोग अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो आगे वो उद्देश्य कैसे बनाएंगे अपनी ज़िंदगी का, कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए कभी भी हर्टॉग समिति की बात आती है तो वो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन से जुड़ा हुआ है। अब ये एक प्रश्न है आपके लिए कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले किसने ध्यान खींचा था? बहुत ही सरल प्रश्न है और ये मैंने उठाया है एक पीसीएस के प्रश्न से, तो महत्वपूर्ण भी हो जाता है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे और बहुत ही सरल उत्तर है, आपके सामने ही रखा हुआ है। और आज का जो टॉपिक है फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही हम आपके सामने और भी टॉपिक लाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।